आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों, विभाजन से उत्पन्न समस्याओं व परिणामों के बारे में जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग 3 में देसी रजवाड़ों का भारत में विलय, समस्याएं व सरकार का नज़रिया एवं इसके साथ साथ हैदराबाद व मणिपुर रियासत के बारे में भी चर्चा करेंगे। रजवाड़ों का विलय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत जिन पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, व दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के राज्य जिन्हें रजवाड़े कहा जाता था, उन पर राजाओं के माध्यम से शासन चलाया जाता था। ब्रिटिश इंडिया के 1/3 हिस्से पर रजवाड़े कायम थे। भारत में रजवाड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ 565 देसी रजवाड़ों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। देसी रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई, अर्थात देसी रियासतें यदि भारत में रहना चाहें या पाकिस्तान में रहना चाहें या अलग देश बनाना चाहें तो उनको ये छूट दी गई। विलय या स्वतंत्र रहने का फैसला करने की शक्ति जनता की बजाय राजा को दी गई, अर्थात विलय या स्वतंत्र रहने का फैसला करने की शक्ति जनता की बजाय राजा को दी गई, यानी स्वतंत्र या विलय करने का फैसला राजा के द्वारा लिया जाएगा। भारत की एकता एवं अखंडता के अस्तित्व का सपना धुंधलाने लगा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने अखंड भारत की जो कल्पना की थी वो अब धुंधलाती हुई नजर आने लगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ 565 देसी रियासतें भी अपने अपने अलग अलग देश बनाने की तरफ अग्रसर हो रही थी। समस्या तब और गहरा गई जब त्रावणकोर के राजा ने व अगले ही दिन हैदराबाद के राजा निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। यानी त्रावणकोर के राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और उसके अगले ही दिन हैदराबाद के राजा निजाम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा की, जिसके कारण समस्या और ज़्यादा विकराल हो गई। देसी रियासतों के राजा जैसे भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब कुछ देसी रियासतों के राजा ऐसे थे, जैसे भोपाल के नवाब की बात की जाए तो संविधान सभा में भी वो शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी वो अलग रियासत को अपना देश बनाना चाहते थे। देसी रियासतों के राजाओं द्वारा शासन अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा था, यानी जितने भी देसी रियासत के राजा थे वो अलोकतांत्रिक रीति से, यानी बिना चुनाव के शासन चला रहे थे। अधिकतर देसी रियासतों के राजा अपने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में
नागरिकों को अनेक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा अपने नागरिकों को अधिकार देने के पक्ष में ये राजा नहीं थे। सरकार का नजरिया। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अंतरिम सरकार, मुख्य तौर पर जो तत्कालिक गृह मंत्री सरदार पटेल ने बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सभी रजवाड़ों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र के माध्यम से 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया था। यानी सरदार पटेल ने सभी देशी रियासतों के राजाओं से एक संधि की थी। उस संधि को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से सभी राजाओं ने जो हस्ताक्षर किए वो विलय, उन्होंने भारत के अंदर अपनी रियासतों का विलय कर दिया। परंतु जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की देशी रियासतों के विलय में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। लेकिन ये 4 रियासत, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, इन रियासतों का विलय भारत के अंदर उस समय नहीं हो पाया। अब बात आती है कि देशी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें उभर करके सामने आती हैं। नंबर 1, ज़्यादातर देशी रियासतों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। यानी देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो भारत में विलय कर सकते हैं, पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, अलग स्वतंत्र देश बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देशी रियासतों के लोग, जनता जो थी, वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। दूसरा, सरकार का रुख लचीला था, जिससे वह कुछ रियासतों को सहायता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर रियासत को यानी रियायत देना चाहती थी सरकार। तीसरी, देश की एकता व अखंडता का अहम होना, क्योंकि सीमांकन को लेकर तनाव उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि 565 देशी रियासतों के बीच में सीमाओं को लेकर के एक बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। इसलिए देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी ये सीमांकन के तनाव को समाप्त करने के लिए भी ये आवश्यक। हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत में पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से व वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। हैदराबाद रियासत का शासक निजाम कहलाता था, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल था। निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए 1 वर्षीय समझौता किया। परंतु इसी समय हैदराबाद रियासत में कुछ घटनाएं घटित हुई जो इस प्रकार हैं। निजाम के विरुद्ध लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, अर्थात हैदराबाद रियासत के खिलाफ आम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया। कहाँ के लोगों ने किया? तेलंगाना क्षेत्र के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुखी हो गए थे। यानी हैदराबाद रियासत में निजाम के खिलाफ लोगों का एक आंदोलन चला।
तेलंगाना क्षेत्र से, जिनका नेतृत्व किसानों ने किया। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई, जो निजाम के शासन में जुल्म का शिकार हुई थी, और वो उस आंदोलन के अंदर, यानी किसान के साथ साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में भागीदारी निभाई। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता और कांग्रेस के नेता इस आंदोलन का, किसान और महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहा जाता था, रवाना किया। रजाकार कौन थे? रजाकार एक उच्च दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, यानी एक सेना की वो टुकड़ी जो सांप्रदायिक धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले लोगों का समूह, जो अत्याचार करते थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। रजाकार, उन्होंने हत्याएं व लूटपाट मचानी प्रारंभ कर दी, यानी जो अर्धसैनिक बल था उसने हत्याएं व लूटपाट मचाना प्रारंभ कर दिया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर 1948 में निजाम सैनिकों के अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेना को भेज दिया, यानी हैदराबाद रियासत में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजा गया। कुछ दिन की लड़ाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। रियासत मणिपुर रियासत के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सहमति पत्र के अनुसार मणिपुर रियासत की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। सहमति पत्र को लेकर मणिपुर की जनता में रोष था, वह विलय नहीं चाहती थी, अर्थात राजा के विलय को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता की मांग पर राजा ने जून 1948 में मणिपुर रियासत के अंदर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार सिद्धांत को अपनाते हुए चुनाव करवाए। भारत में पहली बार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग मणिपुर में किया गया। चुनाव के माध्यम से जनता ने मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम किया, यानी राजा का चुनाव किया वहाँ की जनता ने। मणिपुर विधानसभा में भारत में विलय को लेकर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की विधानसभा में अलग अलग पार्टी के नेताओं में मणिपुर रियासत के भारत में विलय को लेकर के आपस में विवाद थे। मणिपुर कांग्रेस विलय के पक्ष में थी व अन्य पार्टियां इसके विरुद्ध में थी। महाराजा
बौद्ध चंद्र सिंह ने विधानसभा की असहमति के बावजूद भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मणिपुर की जनता ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, गुस्सा जाहिर किया, जो आज तक भारत में देखा जा सकता है।